तो आपको इंडिया के मेडिकल सिस्टम और यूके के मेडिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस लगता है? बेसिक डिफरेंस है कि यूके की मेडिकल प्रैक्टिस जो है यह 90% सरकारी है और इंडिया में सरकारी प्रैक्टिस है मगर प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा सशक्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब किसी को आईबीएस होता है या किसी को ऐसा है तो क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? चाहे वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, चाहे कैंसर बाउल हो, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर हो, चाहे वो इन्फेक्टिव, सारे लक्षण सब में एक ही जैसे हो गए, सब नजर आ रहा है। उन लोगों को लगा कि बस सब खत्म हो गई और वो लोग चले गए बाद में और फिर लौट के नहीं आए और बहुत बाद में पता चला कि उसके डिजीज का रिकरेंस हुआ और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। वो ठीक हो जा सकती थी। दुनिया में जितनी बुरी चीजें होती है वो खाने में बहुत अच्छी और जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती। नमस्कार, आपका इस पॉडकास्ट में। आप लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और आपको बहुत साल का अनुभव है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो नमस्ते नेहा जी आपको, और पहले मैं आपको बधाई दे दूं कि आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया है और उम्मीद है कि आप इस पर बहुत सारे विषयों को लेकर के आएंगी, चिकित्सा से लेकर आएंगी, इंजीनियरिंग से लेकर के आएंगी, हो सकता है सामाजिक विषयों को लेकर के आए, संगीत लेकर के आए। तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने बड़ी बात सोची और उसका प्रारंभ कर रही हैं मेरे साथ। तो मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो मैं अपने विषय में बताऊं कि मैं एक चिकित्सक हूँ, भारत से पढ़ा लिखा हूँ, बाद में यहाँ आने का मौका मिला यूनाइटेड किंगडम में। तो सर्जन में हूँ, मैंने एमबीबीएस किया है, भारत से एमएस किया है और उसके बाद कुछ दिनों तक भारत में काम करने के बाद फिर मैं विदेश आ गया। यहाँ पर मैंने एफआरसीएस किया, लंदन से, एडिनबरा से, ग्लासगो से और आयरलैंड से, और फिर मैं चला गया भारत। वहाँ पर 13 साल रहा, वहाँ पर मैंने सर्जरी की प्रैक्टिस की और फिर कुछ ऐसे हालात रहे, हमारी कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ा और फिर मैं आ गया यहाँ तकरीबन 2005 के आसपास। और मैं कोलोरेक्टल सर्जन के रूप में, यानी बड़ी आंत के सर्जन के रूप में मैं यहाँ स्थापित हुआ और अब मैं अवकाश प्राप्त चिकित्सक हूँ, मगर उसके बाद भी काम करता हूँ। इसमें रुचि है मुझे और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे चुना इस विषय पर कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए। जी धन्यवाद, आपका इंट्रोडक्शन इतना अच्छा रहा और आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ना कि सिर्फ इंडिया बट यूके लेवल पर भी। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पहले मैं जानना चाहूंगी और हम सब जानना चाहेंगे आपके इंडिया मेडिकल एक्सपीरियंस के बारे में। वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, और आपको जब आप यूके में आए और अभी आप इतने सालों से यूके में हैं, तो आपको इंडिया के मेडिकल सिस्टम और यूके के मेडिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम लोग के सामने कोलोरेक्टल सर्जरी के बारे में भी बातें करनी है, तो मैं संक्षेप में 2-3 बात कहूंगा कि मेडिकल साइंस तो आप पूरे विश्व में कहीं भी जाए, साइंस तो वही है, साइंस में कोई फर्क तो है नहीं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है एप्लीकेशन ऑफ साइंस का फर्क है। तो जैसे एक बेसिक डिफरेंस है कि यूके की मेडिकल प्रैक्टिस जो है यह 90% सरकारी है और 10% इसमें प्राइवेट प्रैक्टिस है। और इंडिया में सरकारी प्रैक्टिस है मगर प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा सशक्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो सरकारी अस्पताल में भी हैं, वो भी, उनका भी बहुत सारा वक्त जाता है प्राइवेट प्रैक्टिस में जाता है। तो ये बेसिक एक आधारभूत अंतर हो गया दोनों देशों में, सरकारी का और प्राइवेट का। बस एक बात ये होगी। दूसरी बात क्या है कि यूके में जहां तक तुलना करने की बात है, तो यूके में एक बेसिक स्टैंडर्ड क्वालिटी, तौर तरीका, गाइडलाइंस, पॉलिसी, एक बेसिक पॉलिसी है जिसका के सभी अस्पताल पालन करते हैं। उस बेसिक आधारभूत पॉलिसी के ऊपर फिर विभिन्न अस्पतालों में अपनी अपनी फिर लोकल पॉलिसीज हैं और उनके आधार पर चीजों में अंतर होता है, मगर आधारभूत चीजें नहीं बदलती। लेकिन भारत में ऐसा है कि
हर हॉस्पिटल का अपना तौर तरीका है, साइंस वही है। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि साइंस वही है, और जो मैं अंतर बता रहा हूँ आधारभूत और आगे बढ़ के, वो सब मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ साइंस के बारे में, कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस के बारे में, पॉलिसी फॉलो करने के बारे में, गाइडलाइन फॉलो करने के बारे में, अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट, मरीज के प्रति जो हमारा अप्रोच है, उसमें बहुत का अंतर हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह में, एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक में, एक शहर से दूसरे शहर में, और एक ही शहर में अलग संस्थान से दूसरे संस्थान में। तो ये दो बातें, वैसे बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन ये दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि ये मुझे अंतर समझ में आया अभी तक। दोनों के अप्रोच में बहुत फर्क है, इंडिया और यूके के मेडिकल सिस्टम और मेडिसिन के। ये जी तो मुझे भी ऐसा लगता है यहाँ जी पे। जी जी और अब जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक जी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि हमारे कॉन्वर्सेशन में मुझे आया कि जी। आप क्यों सोचे कि आपको लार्ज इंटेस्टाइन के ही स्पेशलिस्ट में जाना है? मतलब आपको क्या प्रेरणा मिला आपको कि आपको इसी फील्ड में, मेडिसिन के इतने स्पेसिफिक इसमें जाना है? जी, मेरी पहली प्रेरणा तो मेरे गुरु थे। मैंने जो एमएस किया था पटना मेडिकल कॉलेज से, तो मेरे गुरु थे, मेरे जो एमएस के गाइड थे, प्रोफेसर स्वर्गीय राम आदरणीय राम शरण सिन्हा जी, वो कोलोरेक्टल सर्जन थे। और उस समय भारत में और बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं, कोलोरेक्टल सर्जरी अलग से करके बहुत विकसित नहीं था, या इस रूप में बहुत ज्यादा जाना नहीं जाता था। तो हमारे गुरु प्रोफेसर रामशरण सिन्हा अपने समय से आगे चलने वाले थे, और उन्होंने, उनकी बहुत रुचि इसमें थी, उस पर बहुत बातें करते थे, और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं आगे कोलोरेक्टल सर्जरी लूं। तो उस समय तक मैंने तय नहीं किया था कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगा या नहीं, लेकिन तब एमएस के बाद कुछ दिन काम करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे यूके में, तो 1986-87 के आसपास, और 92 तक रहा। तो उस समय मैंने देखा कि यहाँ पर कोलोरेक्टल डिजीजेस बहुत ज्यादा होते हैं, काफी होते हैं। और जिन बात की प्रेरणा मुझे गुरुजी ने वहां दी थी, उस डिजीज को, उस बीमारी को व्यावहारिक रूप से उसको देखने का, समझने का, उस पर ऑपरेट करने का मौका मुझे मिला। तो गुरुजी ने जो प्रेरणा दी, उसका व्यावहारिक रूप यहाँ देखकर और उसकी प्रैक्टिस करके मुझे लगा कि नहीं, इसमें जाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। और समय के साथ भारत में भी, चूंकि उस समय तो मुझे भारत लौटना था, इस विषय पर भारत में भी तो बीमारियां आगे बढ़ेंगी, इस बीमारी की, कोलोरेक्टल डिजीज की, चूंकि पाश्चात्य खान पान तो भारत में धीरे धीरे आता जा रहा था, और इस बात की संभावना थी कि वहां पर भी कोलोरेक्टल डिजीज ज्यादा होंगे। तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा उपयोगी हो सकूंगा भारत के लिए अगर मैं यहाँ से कोलोरेक्टल सर्जरी सीख के जाता हूँ तो। हाँ, नहीं, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था जब मेरी आपसे बात हो रही थी कि जी इस टाइम पे जब आपने प्रैक्टिस चालू किया, उस समय आपका ये सोचना कि इस फील्ड में जाना है, जबकि जी आज के डेट में भी लोग बहुत अवेयर नहीं होते हैं कि ये क्या जी है या किस जी। तरीके से है। और तो मैं एक सॉरी, मैं बीच में विषयांतर थोड़ा कर रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ जरा सा। मैं बता दूं कि जब मैं भारत में था तो मैं कोलोरेक्टल सर्जन के रूप में नहीं जाना जाता था, मैं जाना जाता था लेप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में। ओ वहां पे क्योंकि मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता था अपनी विशिष्टता के रूप में। लेकिन मेरा जो प्रथम प्रेम था वो कोलोरेक्टल सर्जरी था, और भारत में एक एसोसिएशन ऑफ कोलन एंड रेक्टल सर्जन्स ऑफ इंडिया है। मैं उसमें क्रियाशील रहता था, सक्रिय रहता था, आज भी हूँ, इतनी दूर आने के बाद भी उस एसोसिएशन में सक्रिय हूँ। और मैं उसमें, मेरा जाना, मेरा उस विषय पर लेक्चर्स देना, लोगों से बातचीत करना, विचार विनिमय करना, मेरा लगातार चलता रहता था। और देखिए, कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं यहाँ आकर के फिर मैं कोलोरेक्टल सर्जरी में ही आ गया यहाँ पर। सही बात है, जो किस्मत में लिखा होता है सब चीज वैसे का वैसे होने लग जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप जब बोल रहे हैं आप 1986 में आए, उस टाइम पे यूके में आए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा लगा कि क्या कारण है कि उस टाइम इंडिया में ये इतना डिजीज नहीं था या इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था, बट जब आप यूके में आए तो आपको इतना ज्यादा लगा कि, जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डिजीज था इससे रिलेटेड, तो क्या रीजन था उस टाइम ये डिजीज होने का? जी, कारण बहुत स्पष्ट है। एक
हाँ ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फैक्ट। मैं जो कहने जा रहा हूँ वह ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्ट है। हो सकता है कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो, लेकिन समझाने के लिए बहुत अच्छा है कि सामान्यतया इन जनरल भारत में इन्फेक्टिव डिजीजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मेटाबॉलिक डिजीजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्ट है। ये अलग बात है कि समय के साथ पाश्चात्य खान पान जीवन शैली में परिवर्तन होने के चलते मेटाबॉलिक डिजीजेस भी इंडिया में अब बहुत ज्यादा है, काफी है। लेकिन बड़ी आंत में भी भारत में ज्यादा देखने को मिलता है इन्फेक्टिव डिसऑर्डर, डायरिया, डिसेंट्री, यह सब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए ये बात सही है कि और भारत की जो अपनी खान पान रहन सहन शैली जो है तरीका वहाँ का, उसके हिसाब से भी या जिस भी वजह से हो, वहाँ पर यहाँ के जो बीमारियां होती हैं जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, कैंसर होता है, यह सही है कि भारत में कम हुआ करता था। समय के साथ ऐसा हुआ है। और दूसरी एक और बात थी कि जो भी डिजीजेस वहाँ यहाँ वाली होती हैं, तो चूंकि वहां डायरिया और डिसेंट्री इन्फेक्टिव इतना ज्यादा होता था और होता है कि अगर वो डायरिया या डिसेंट्री अगर कैंसर के चलते भी है और अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के चलते भी है, आईबीएस के चलते भी है, तो लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वहां इन्फेक्टिव डायरिया बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसको मान लेते हैं कि कोई आदमी अगर डायरिया लेके आया है, कोई आदमी अगर मल द्वार से रक्त स्राव लेकर के आया है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि चलो ये तो पेचिश है, ये तो डायरिया है, ये तो कुछ नहीं है, खास नहीं है। और बहुत दिनों तक हम लोग इस बात का विश्वास ही नहीं करते हैं कि डायरिया डिसेंट्री से आगे भी कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब कि वहाँ डिजीजेस कम होते थे और होते हैं यहाँ की तुलना में, और अगर होते भी हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि कम है और नहीं है, बल्कि कई दफा हम लोग ये भी कह देते हैं कि नहीं है। तो इसके चलते वहां पे ट्रू कह सकते हैं कि ट्रू इंसिडेंस एंड फॉल्स इंसिडेंस, लो इंसिडेंस हम लोग को वहां ज्यादा नजर आता है। यहाँ पर होता भी है ज्यादा और पकड़ में भी ज्यादा आता है। क्योंकि कोई आदमी बावल का डिस्टर्बेंस लेके पहुंचता है तो हम लोग पहले सीधे सोच लेते हैं कि चलो पहले कैंसर को हमको रूल आउट करना है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को रूल आउट करना है। हम लोग ये सोच के नहीं चलते हैं कि ये इन्फेक्टिव भी हो सकता है। होता क्यों नहीं, यहाँ भी होता है इन्फेक्टिव डायरिया, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसका पहले में नहीं मानते। तो यही वजह है। एकदम सही। जैसे कि आपने बोला आईबीएस के लिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो उसमें जैसे कि ये मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ मेरे एज ग्रुप में, मेरे से कम, मेरे से बड़े एज ग्रुप में ये काफ़ी आ रहा है। यूके में ऐसे भी कुछ लोग हैं पहचान में, या मैं जिनको जानती हूँ जो इंडिया से आए हैं, या इवन इंडिया में जो रह रहे हैं उनको भी ये हो रहा है। तो मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना है जो कि एक बहुत यूज़फुल होगा एक जनरल ऑडियंस के लिए भी समझने में, कि जब किसी को आईबीएस होता है या किसी को ऐसा है तो क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, और जब वो डॉक्टर के पास जाए तो क्या टेस्ट उसको समझ में, एज अ इफ आई एम अ पेशेंट, तो कैसे समझ में आएगा कि क्या टेस्ट कराना चाहिए उसके लिए और उसके क्या सिम्टम्स हैं अगर किसी को आईबीएस है तो। इरिटेबल बावल सिंड्रोम के लक्षण के बारे में कहा तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो इरिटेबल बावल सिंड्रोम हो, चाहे कैंसर बावल हो, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी बावल डिसऑर्डर हो, चाहे वो इन्फेक्टिव हो, मिला जुला के तकरीबन सारे लक्षण सब में एक ही जैसे होंगे। अगेन जो बहुत ज्ञानी होंगे उन्हें लगेगा कि मैं ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्ट कह रहा हूं, मगर सच्चाई यही है। सबों में दर्द होता है, सभी में डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग बावल हैबिट हो सकता है, यानी कि डायरिया भी हुआ, कॉन्स्टिपेशन भी हुआ, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जिसको हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजी में कि ओवरलैप करती हैं। वो चाहे कैंसर हो, तो फिर सर्जन की निगाह कैसे जाती है, वो कैसे सोचता है, तो सोचता है कि कुछ कुछ का फर्क होता है, और फिर यहीं पर सर्जन का ज्ञान या कौशल या उसका नॉलेज या उसका जो जजमेंट पावर है यहीं पर आता है कि चलो भाई, अगर किसी को डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प हो रहे हैं, पेट फूल रहा है, मगर साथ में मल द्वार से रक्त स्राव भी हो रहा है,
यानी कि ब्लीडिंग पर रेक्टम भी हो रहा है। तो सर्जन का सोचना ये काम है कि अगर इरिटेबल बावल सिंड्रोम ही है तो उसमें रक्तस्राव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इरिटेबल बावल सिंड्रोम तो एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, उसमें कहीं कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो होता नहीं है। जैसे कैंसर है तो उसमें तो एक गोला बन गया, तो आंत की जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें एक चीज उग गई वहां भी। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में अगर आप आंख खोल करके देखेंगी, आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा, वो उसके फंक्शन का डिसऑर्डर है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो बड़ी आंत की ज्यादातर बीमारियों में एक ही होते हैं, और कहीं 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 थोड़ा थोड़ा का फर्क होता है। उस फर्क के आधार पे सर्जन ये सोचने की कोशिश करता है कि उसका थॉट प्रोसेस किधर जा रहा है। जैसे इरिटेबल बावल सिंड्रोम है तो उसमें वजन गिरना, भूख कम लगना, ये उसका मुख्य लक्षण नहीं, लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ओवरलैप होते हैं। लेकिन अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, अगर किसी को का वजन गिर रहा है, तो हम कैंसर पहले सोचेंगे, इवन दो कि बाकी सारे लक्षण समान है। तो दो ग्रुप के लक्षण हो गए जो समान लक्षण हो गए, और थोड़े थोड़े का फर्क हो गया सबों में। लेकिन जब हम बोलते हैं आईबीएस किसी को हुआ है, तो उसका मेन रीजन क्या होता है? मतलब मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनको आईबीएस हुआ है, जो शायद तक नॉनवेज भी नहीं खाते या ड्रिंक नहीं करते, या फिर बहुत सादा खाना है। ऐसे लोगों को भी हुआ है जो ड्रिंक करते हैं या नॉनवेज खाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एज एन एग्जाम्पल। तो अगर एज अ डॉक्टर आपने इतने सारे केसेस देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन होता है, मतलब ये होने का? सच्चाई अगर पूछें तो किसी एक रीजन पर पिन पॉइंट करना असंभव है। यह पता नहीं है बिल्कुल पॉइंट आउट करके कि ये रीजन है, और क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब भी किसी बीमारी का कारण पता होता है तो इलाज आसान हो जाता है, और कारण पता नहीं होता है या बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो इलाज मुश्किल होता है, और इसीलिए आईबीएस का इलाज जो है वो थोड़ा कठिन होता है। लेकिन हाँ, इसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान जब मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब है कि कारण है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये कारण है या इससे बढ़ जाता है, या होता भी है इससे और बढ़ता भी है इससे, यह सब एनालाइज करना थोड़ा कठिन काम है। मगर स्ट्रेस का इसमें काफी योगदान होता है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसमें किसी प्रकार की संरचना में या एनाटॉमी में परिवर्तन बावल में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो इसी फंक्शनल डिसऑर्डर है। और कोई डिजीज जो लार्ज इंटेस्टाइन से, कॉमन डिजीजेस जो आपने अपने करियर में देखा हो, या आप जो बताना चाहें लोगों को कि इससे रिलेटेड और कोई कॉमन डिजीजेस होते हैं? यूके के हिसाब से, चूंकि अभी हम यूके में काम कर रहे हैं, तो यूके के हिसाब से तो दो कॉमन डिजीज यहाँ कैंसर बावल और इन्फ्लेमेटरी डिजीज बावल, ये तो रैम्पेंट है यहाँ पर। जितना मुझे पता है, जिन लोगों को हुआ या जिनसे मुझे पता चला कि आईबीएस अगर होता है तो बहुत लिमिटेशन आ जाता है फूड में, मतलब इनटेक में बहुत लिमिटेड चीज़ आप ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसको कितना आईबीएस है, किस लेवल पे है। तो क्या मुझे ये पूछना है कि ये क्या इरिवर्सिबल है, या ये क्या बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं या कम हो सकता है? ऐसे कोई चांसेस हैं? देखिए, पूर्णतया इलाज हो पाएगा कि नहीं किसी भी मरीज का कहना तो बहुत मुश्किल है, और डॉक्टर उसको एम भी नहीं करता है। डॉक्टर का धर्म रहता है इसमें, या उसका इंटेंशन रहता है इसमें, कि हम किस हद तक इसके लक्षण को कम कर सकते हैं और मरीज को कितनी सुविधा हम दे सकते हैं, कितना उसके सिम्टम को हम कम कर सकते हैं, यही एम रहता है। वो कम किसी हद तक जा सकता है, क्योंकि हर आदमी के मेंटल प्रोसेस में, उसके थॉट प्रोसेस में, उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, और उसी के साथ में इसका भी सिम्टम ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसको हम जीरो नहीं कर सकते, बट हाँ, जो सिचुएशन है उसके कंपैरिजन में बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जी, और उनके मेडिसिन होते हैं। आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे आपके पास तो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आते होंगे, आप उसमें से अगर कोई एग्जांपल दें कि किस टाइप के केसेस लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड में आए हैं,
किस स्टेज पर आए हैं और उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो? देखिए, आपने एक बड़ा विषय उठाया लार्ज इंटेस्टीन के डिजीज में, जिसमें कि सभी आ गए, आईबीएस भी आ राइट, गए, राइट। इन्फेक्टिव डिसऑर्डर भी आ गए, कैंसर भी आ गए, और ये सब कुछ आ गए, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी आ गए। और जैसा आपने केस के बारे में कहा, तो केसेस तो सही है, विभिन्न प्रकार के केसेस हम देखते हैं, और हर केस अपने आप में एक अनूठा केस होता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में बस जाते हैं। और मुझे यहाँ का तो नहीं, मगर मुझे भारत का याद है कि जहाँ मैंने कहा ना कि हम लोग सोच के नहीं चलते हैं कि इसको कैंसर होगा, पहले नहीं सोच के चलते हैं, बाद में सोचते हैं। और यदि कोई व्यक्ति युवा वर्ग का है, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल का है, तब तो यहाँ भी पहले हम नहीं सोचते हैं कि कैंसर हो सकता है। भारत की तो बात ही दूसरी है। मगर मैं जब वहाँ प्रैक्टिस करता था तो एक बच्ची आई थी, वो आज भी मैं उसका चेहरा नहीं भूल पाता हूँ, कि उसकी उम्र थी करीब वही 14-15 साल की उसकी उम्र थी, और पेट में बहुत ज्यादा दर्द लेकर के आई थी। सामान्यतया उस एज ग्रुप में पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने पर 13-14 साल, 15 साल में हम कैंसर क्यों सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे, यहाँ भी नहीं सोचेंगे। बहुत ज्यादा तेज दर्द होना कोई कैंसर का कोई सामान्य लक्षण भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। अगर उम्र न भी को भी हम इग्नोर करते हैं। और जब मुझे इतने ज्यादा तकलीफ में थी कि मुझे उसको ऑपरेट करना पड़ा, पेट खोल करके देखने का निर्णय लेना पड़ा, और मैं स्तब्ध रह गया देख करके कि उसके बावल में कैंसर था। तो मैं तो यहाँ से कैंसर बावल देख के गया था जब प्रैक्टिस कर रहा था, और मैंने यहाँ कम उम्र में होते हुए देखा था, बहुत कम देखा था, यहाँ भी देखा था बहुत कम, और वहां देखा तो मुझे बहुत ही बुरा भी लगा, दुख भी हुई, तकलीफ भी हुई। लेकिन मैंने उसको ऑपरेट किया, और ऑपरेट करके उसकी मैंने क्यूरेटिव सर्जरी की। कोई सीटी स्कैन वगैरह पहले से नहीं किया हुआ था। जब तक आप सीटी स्कैन करके नहीं देख लेते हैं नाश बावल, तब तक आप नहीं जानते हैं कि कहाँ फैला है, क्या है। लेकिन मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, वहां तो ऑपरेशन टेबल पे मरीज था, और उसका मुझे तुरंत निर्णय लेना था। तो मैंने अपने समझ से मैंने उसकी क्यूरेटिव सर्जरी की, अपने समझ से, वो साइंटिफिक नहीं था की। उसके बाद वो मरीज ठीक हो गई। लेकिन उसका आया जब हिस्टोलॉजी रिपोर्ट आया, तो वो क्यूरेटिव सर्जरी था, मगर हिस्टोलॉजी में कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि बता रहे थे, मैं तकनीकी में नहीं जाऊंगा, बता रहे थे कि इसको ऑपरेशन के अलावा इससे कीमोथेरेपी वगैरह भी चलना चाहिए। और ऑपरेशन के बाद मरीज अच्छी हो गई, बढ़िया हो गई, घर वाले खुश हो गए, उनको लगा कि जग जीत लिया। और मैं उन्हें समझाता रह गया कि देखिए, इसे कैंसर है, कैंसर कोलन है, ये ठीक हो गई है और आगे भी ठीक रहेगी, लेकिन इससे और भी इलाज की जरूरत है। इसके लिए आपको जाना होगा, जो विशेषज्ञ हैं कीमोथेरेपी के जो हैं, उनके यहाँ आपको जाना होगा, उनसे दिखाना होगा, ताकि इसको ये बीमारी वापस नहीं लौट के आए। लेकिन हमने कहा ना, वहां पे तो कोई कैंसर बावल जल्दी सोचता नहीं, होता भी कम है। और वो बच्ची थी, और किसी को विश्वास नहीं हो, उनको लगता था कि मैं कह रहा हूं कैंसर है, वो हिस्टोलॉजी रिपोर्ट में आया हुआ है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कोई आदमी मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बिल्कुल अपने को असहज महसूस कर रहा था, मैं विचलित हो रहा था कि मैं कैसे समझाऊं। लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। उनके सामने तो जीती जागती बच्ची, जो कि ऑपरेशन के बाद अच्छी हो गई है, खा रही है, पी रही है, घूम रही है, सब नजर आ रहा है। उन लोगों को लगा कि बस सब कहानी खत्म हो गई, और वो लोग चले गए बाद में, और फिर लौट के नहीं आए। और बहुत बाद में पता चला कि उसके डिजीज का रिकरेंस हुआ, और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। वो ठीक हो जा सकती थी, मैंने क्यूरेटिव सर्जरी किया था, मैंने बाद में स्कैन करा के भी देख लिया था। लेकिन चूंकि ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ, कहानी मैंने कहा कि हर केस अपने आप में एक अलग कहानी होती है। मैं जानबूझकर इसलिए बता रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा कि डॉक्टर कैसा इलाज करता है ये तो महत्वपूर्ण है ही, मगर मरीज को या उसके आदमी को भी उस बीमारी की समझ होनी चाहिए, तभी बीमारी का सही इलाज हो सकता है। इससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, इसीलिए शायद तक डॉक्टर को भगवान बोलते हैं। मुझे एक और क्वेश्चन ये पूछना है, जैसे आप बोले कि एक डिफरेंट कैंप होता है, एक लर्निंग की ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों को समझाने की ज़रूरत है, नॉलेज देने की। क्या ऐसा कुछ हमारे यूके में भी होता है कि हाँ ये सारे कैंप हैं या इस तरीके का नॉलेज? बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन में भी इशू हो सकता है। आई थिंक वेरी फ्यू पीपल कैन कम विद दैट। और उसमें भी मुझे भी, क्योंकि एक दो लोगों को मैं जानती हूँ पहचान में जिनको ये हुआ है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट। और ये भी कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ। बट इन जनरल
मुझे लगता है बहुत लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है कि इससे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या यहाँ पे भी कुछ इशू हो सकता है। तो क्या ऐसा हमारे यूके में भी है कुछ, जहाँ पे लोग, जिसको ऐसा कोई साइट या बुक या कोई कैंपिंग जहाँ पे लोग जाके समझ सके कि क्या है, क्या अवेयरनेस है इसके बारे में? जहां तक मुझे पता है यहाँ कैंप का सिस्टम यहाँ नहीं है। कैंप का सिस्टम भारत में है। यहाँ नहीं होने के कुछ कारण हो सकते हैं। एक जो मैं अब अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक वजह यह है कि यहाँ पे लोग वैसे भी ज्यादा अवेयर है। यहाँ पे अवेयर नहीं है तो गूगल का सहारा लेते हैं, हाँ। और ठीक है, उससे उससे ज्ञान बढ़ता है, मगर गलत ज्ञान भी बढ़ता है। दोनों बातें होती हैं। अरे लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, कम से कम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इतना तो है, हर हर एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो कोशिश तो करते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स में या मेडिकल सर्किल में पब्लिक ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत बहुत डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा। जो हमने अंतर बताने की कोशिश की शुरुआत में, इस कार्यक्रम की शुरुआत में, कि मेडिसिन में फर्क नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन में फर्क है, उस एप्लीकेशन में मैं विस्तार में नहीं गया समय की कमी के चलते। लेकिन उसमें जो एप्लीकेशन में एक कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग वहां पर, ठीक है आपको ये है, आप जाइए ये करवा लीजिए, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते रहे थे। समय के साथ उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, मगर कितना हो रहा है बहुत इसके विषय में श्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ मानते हैं पार्टनर। पेशेंट जो है या पेशेंट का आदमी जो है, वो पूरे एपिसोड का, पूरे प्रसंग में वो पार्टनर है। और जो भी निर्णय यहाँ होता है मरीज के बारे में या ऑपरेशन के बारे में या इलाज के बारे में, उसमें दोनों को पूरा जानना है। डॉक्टर को सब कुछ बताना है, तब तक बताना है जब तक हर चीज उसके समझ में, पॉजिटिव बातें और नेगेटिव बातें, उसका प्रोग्नोसिस, उसका इफेक्ट, उसका कॉम्प्लिकेशन, उसकी सीक्वली सब कुछ समझ में नहीं आ जाए, तब तक हम लोग को बताना है। तो काइंड ऑफ कैंप तो यहाँ हर मरीज के साथ एक छोटा सा कैंप हो ही जाता है डॉक्टर का। फिर मरीज खुद भी पढ़ लेता है, गूगल पे भी जाता है, तो मिला जुला के आप। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं यहाँ हैं। आप जितनी भी डिजीज के बारे में जानते हैं, कॉमन डिजीज, सबके साइट है। कैंसर बावल डॉट यूके करके, क्रोन्स कोलाइटिस डॉट यूके करके, वगैरह वगैरह करके, वो गूगल पे ढूंढना पड़ेगा। सभी बड़ी बीमारी, सभी महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए यहाँ पर बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि लीफलेट छपाते हैं। और जो भी मरीज, जैसे यहाँ जो भी मरीज कोलाइटिस या क्रोन्स का लेके आता है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं, या हमारी जो टीम है, जिसको तो ज्यादा फिजिशियन डील करते हैं, हम लोग एज ए सर्जन डील बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, वो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं। वो सभी उनको सलाह देते हैं कि आपको जितना बताना था आपने बता दिया, हम लोग को जितना इलाज करना था कर रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन आप क्रोन्स कोलाइटिस संस्था के संपर्क में आ जाइए। हम लोग लीफलेट दे देते हैं। अब उस संस्था के संपर्क में आते हैं, वो लोग उनको टीच करते हैं, उनको बताते हैं, और वो उसको फॉलो भी करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो हर चीज के लिए मिनी टीचिंग इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी खुले हुए हैं, ऑलरेडी है यूके में। बच्चे के लिए कोई भी डिजीज हो, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सबके लिए संस्थाएं हैं। डॉक्टर मरीज आता है अस्पताल में, इलाज लेता है, और फिर उससे संबंधित जो संस्था है उसके संपर्क में जाता है, तो वहां से उसे टीचिंग मिलती है। तो काइंड ऑफ चीज यहाँ भी है। एग्जैक्टली जैसा भारत में होता है वैसा नहीं है, लेकिन उसी तरह का है। यहाँ का डिफरेंट अप्रोच है। मतलब अगर किसी को कोई डिजीज है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जीपी की मदद से, जीपी को जब दिखा रहा है तो उसकी मदद से वो उस जो भी संस्था, इंस्टीट्यूट है जो उस डिजीज से रिलेटेड है, वो उसको प्रेफर कर देता है, सो दैट कि पेशेंट कैन गो एंड टॉक टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की अबाउट द डिटेल ऑफ दैट डिजीज, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड ओके। जी। मुझे एक और चीज बोलना था, जब आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, ऐसा क्या चीज है एक एज अ डॉक्टर, अगर आप इन जनरल ऑडियंस को बताना चाहेंगे जो कि ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कि ये चीज आपके डाइटरी में होना चाहिए या इस तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए विच विल हेल्प यू टू इंक्रीज द गुड हेल्थ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? देखिए, जहां तक डाइट का प्रश्न है, न्यूट्रिशन, डाइटिक्स, ये सब एक अलग बहुत बड़ा विषय है। करेक्ट। तो हम लोग बहुत इसमें गहन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन 2-3 बेसिक चीज हम बता दें आपको। ये
जो दो तीन बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो इंडिविजुअल डिजीज में, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस में इसमें प्लस माइनस होंगे, लेकिन एक मोटा मोटी जो बात है कि हाई फाइबर डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत हम आपको बाय डिफॉल्ट बता रहे हैं। अब जैसे किसी को डायरिया हो रहा है, वो हाई फाइबर लेगा तो उसको बढ़ जाएगा, उसको डायरिया वहां तो काम नहीं करेगा। लेकिन मैं बड़ी आंत के स्वास्थ्य को लेकर के इन जनरल बता रहा हूँ कि हाई फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरी दुनिया इस बात को कहती है कि हाई फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। लोगों का मीट डाइट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जो जो देश जो मूलतः शाकाहारी भी रहे हैं, उनके यहाँ भी और तेजी से बढ़ता जा रहा है मीट डाइट। लेकिन हाई फाइबर, प्लांट बेस्ड, हरी साग सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीजों को महत्व देना बहुत आवश्यक है। ये बड़ी आंत के स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे इन जनरल हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये पानी ज्यादा, सब कहते हैं पानी ज्यादा पीजिए, तो तुरंत रिस्पॉन्स होता है जी डॉक्टर साहब पानी तो हम ज्यादा पीते हैं। कोई इस संसार में मुझे मिला नहीं जिससे मैंने कहा हो कि आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए और उसने ये न कहा हो कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब पानी तो हम पूरा पीते रहते हैं। ठीक है, आज तक मुझे कोई नहीं। लेकिन यदि आप सोच के देखें, जोड़ के देखें कि ठीक है, रात में 9 बजे बेड पर जाते समय आप सोचें कि आज मैंने सचमुच कितने गिलास पानी पिए, तो आप देखेंगे कि खुद ही पे शर्म आएगी कि हम तो अभी डॉक्टर को कह के आए हैं कि नहीं डॉक्टर साहब पानी तो हम पूरा पीते रहते हैं, लेकिन मैंने आज पूरा नहीं पिया। तो कहना सुनना एक अलग चीज है और उसका पालन करना एक अलग चीज है। तो पानी काफी होना चाहिए। ये हम क्यों कह रहे हैं, हमने बहुत तकनीक में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बहुत ही सामान्य भाषा में, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि जो मल है बड़ी आंत के अंदर में, वो टॉक्सिक पदार्थों से भरा हुआ है। बैक्टीरिया का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत सारे इरिटेंट उसमें है, और उस इरिटेंट से भरे हुए मल पदार्थ का संपर्क समय यानी कांटेक्ट टाइम बड़ी आंत के साथ जितनी देर रहेगा, उतने देर उसको मौका मिलेगा उसको इरिटेट करने का। उसके अंदर कोई कार्सिनोजन है तो उसको वहां अपना तमाशा दिखाने का, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का उसको ज्यादा वक्त मिलेगा, ज्यादा मौका मिलेगा, और समय के साथ वो विभिन्न प्रकार के डिजीज के रूप में वो आपके सामने में आ जाए। और अगर आप उसे कम मौका देते हैं, अपना संपर्क बढ़ाने को, अपने कांटेक्ट टाइम को बढ़ाने का कम मौका देते हैं, तो इस बात के चांसेस, संभावनाएं कम रहेगी। यहाँ कम ज्यादा की बात हो रही है, किसी को कुछ हो सकता है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि इसमें ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मेडिकल साइंस में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है, 5 भी होता है, 3 भी होता है। लेकिन ऐसा करने से, तो इसके लिए हाई फाइबर और वाटर इंटेक ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, अगेन बाय डिफॉल्ट, कि जितना भी चीज सामान्य भाषा में कहूं कि हाई शुगर संबंधी जितनी भी चीजें हैं, हम सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपने भोजन में उसको जितना कम से कम ले सकें। लेकिन होता उल्टा है, लोगों को लगता है कि हम हाई शुगर नहीं ले रहे हैं। कभी वो चॉकलेट के माध्यम से, कभी मीठे फल के माध्यम से, कभी वो पराठा के माध्यम से, कभी व्हीट के माध्यम से, कभी चावल के माध्यम से, कभी खीर के माध्यम से। अगर हम लोग मिला जुला के जोड़े तो हाई शुगर हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं। तो हाई शुगर पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हाई शुगर इज ए, मैं थोड़ा रूड होके कह रहा हूँ, इट्स पॉइजन, लेकिन समझाने के लिए अच्छा हो सकता है। ओवर सिंप्लीफिकेशन, अगेन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्ट कर रहे हैं, लेकिन समझने के लिए अच्छा है कि वेरी हाई शुगर कंटेंट डाइट इज पॉइजन। हम लोग जितना कम से कम कर सकें उतना कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें डाइट में है, लेकिन उतनी बातें याद रहेंगी नहीं। हाई शुगर को अवॉइड करें, फाइबर को बढ़ाएं,
वाटर को बढ़ाएं, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। राइट। लेकिन मुझे लगता है इंडियन डाइट जो होता है वो कार्ब्स हाई होता है, और उसमें जी। बहुत ज्यादा बाय डिफॉल्ट, जैसे आप बोले व्हीट से, राइस से, ये सब शुगर, इवन इफ समवन इज नॉट टेकिंग शुगर, इन दैट केस ऑल्सो दैट पर्सन इज टेकिंग इट इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि शायद तक हमारा इंडियन डाइट ऐसा है कि बहुत ज्यादा वो शुगर बाय डिफॉल्ट लेता है। लेकिन एक बात था ना, एक जमाना ऐसा था कि हम लोग डाइट में बहुत ज्यादा साग सब्जी हम लोग लेते थे। तो करेक्ट। अगर बहुत ज्यादा अगर आप साग सब्जी लेते हैं तो पेट भर जाता है। करेक्ट। और तब अगर आपके सामने में बहुत ज्यादा शुगर वाला चीज रखा भी हुआ है तो शायद आप उतना खा नहीं सकेंगे, क्योंकि आपकी भूख उतनी नहीं रहेगी अगर आप बहुत ज्यादा साग सब्जी खा लेते हैं। तो इनडायरेक्टली वो हम लोग को मदद करता था कि हम लोग हाई शुगर न लें। लेकिन अब ऐसा हो नहीं गया है। अब तो हम लोग साग सब्जी की ओर तो देखना भी पसंद नहीं करते हैं, या थोड़ा बहुत लेते हैं। और रोटी और चावल जितना अधिक से अधिक हो सके उतना, और उसमें भी अगर कहीं एक तो करेला ऊपर से नीच चढ़ा, अगर फैट अगर बहुत ज्यादा अगर हो गया, और उसमें भी अगर सैचुरेटेड फैट अगर बहुत ज्यादा हो गया, तब तो वाह वाह, दुनिया में जितनी बुरी चीजें होती हैं वो खाने में बहुत अच्छी लगती है, और जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो अब इसको क्या किया जाए? तो लेकिन यही बात है, जन जागरण की आवश्यकता है, लोगों को समझने की आवश्यकता है कि भाई हम लोग फैट कम लें, सैचुरेटेड फैट कम लें, शुगर कम लें, फाइबर बढ़ाएं, हरी साग सब्जी का प्रयोग ज्यादा करें, पानी ज्यादा करें। तो ये सब चीज अगर हम लेते हैं तो एटलीस्ट हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, और आई थिंक इन जनरल बॉडी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप एज अ डॉक्टर और एक लेमन लैंग्वेज में बता सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, एवरीवन नो अबाउट दिस, बट कैसे वो काम करता है, क्या करता है, एक एज एन ऑडियंस जिसको एवरीवन रेड अबाउट इट, सब पढ़े हुए हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, बट एक मुझे लगता है एज अ लेमन लैंग्वेज समझने के लिए कि वो क्या जी। होता है, कैसे काम करता है। छोटी आंत का काम है, जो हमने खाया उसे पचाया। दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और बड़ी आंत क्या करता है? पचाने के बाद जब खाना बड़ी आंत में पहुंचता है तो वो पच चुका होता है, वो पच चुका है, जो काम पचाने का था हो चुका है। अब पचाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, उसमें से पानी को अधिक से अधिक खींच करके वापस बदन को भेज दिया, और कुछ सॉल्ट वगैरह जो अच्छी चीजें जो बर्बाद होने जा रही है उसके साथ में, उसको भी खींच कर अंदर ले गए। और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट को भंडार किया, और भंडार करने के बाद when time, situation and desire is appropriate, उसे बाहर निकाल दिया नियंत्रित रूप से। तो यही हो गया, छोटी आंत का काम पचाना, बड़ी आंत का काम कि निकलते निकलते तक जितना पानी और सॉल्ट हम वापस ले जा सकते हैं उतना ले गए, बाकी को बाहर निकाल दिया। ये सरल शब्द में काम रहा छोटी आंत का और बड़ी आंत। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे कि छोटा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्ट करने में काम जी। आएगा, और बड़ा इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन हेल्प करता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो जो बॉडी को वापस सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, जो भी रिक्वायर्ड चीज है वापस बॉडी को देने के लिए, राइट? देखिए, बाकी को निकाल दिया, फ्लश आउट कर देगा जो जी। एक्स्ट्रा वेस्टेज है। जी। ओके ओके। अब मेरे को इससे एक और क्वेश्चन है कि हम अभी सिर्फ एक स्पेसिफिक लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, जहां जी। पे हमको पता है कि डाइजेस्टेड फूड आ चुका है, और जी। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड है वो बॉडी को भेज दिया, एंड देन इट विल फ्लश आउट द वेस्टेज पार्ट। जी। क्या जब हम ये सारी बातें करते हैं आईबीएस की, या जो भी बोल सिंड्रोम या कोई भी और भी डिजीज, तो क्या इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट रहता है कि अगर हो सकता है वहां पे डाइजेस्ट नहीं हुआ इसलिए उसका भी इम्पैक्ट होता है क्या लार्ज इंटेस्टाइन में? क्या ऐसे होता है? देखिए, ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये बहुत सारी चीजों से अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो अगर भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो सही बात है कि वो डायरिया के रूप में आगे नजर आएगा, ठीक है। और किसी आदमी को यदि पहले से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और किसी वजह से उसका भोजन अगर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है किसी वजह से, तो उसका सिम्टम डिटोरिएट करेगा, ठीक है। नंबर एक बात। दूसरी बात कि किसी आदमी को अगर डायरिया या डिसेंट्री हो रहा है किसी भी वजह से,
और जब वो सेटल करता है तो बहुत सारे लोगों को पोस्ट डायरियल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होने का खतरा रहता है। कि कोई आदमी हॉलिडे में गया, वहां उसने कुछ इधर उधर खा लिया, उसके बाद लौट के आए तो उनको कुछ दिन तक डायरिया डिसेंट्री चला, वो ठीक हो गया, अब डायरिया डिसेंट्री नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा पेट का फूलना, 2 महीने बीत गए हैं, 3 महीने बीत गए हैं, थोड़ा पेट का फूलना, थोड़ा सा कुछ अजीब लगना, कभी कभी लूज मोशन हो गया, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो इस तरह की समस्याएं जो इरिटेट, कभी कभी पेट में स्पाज्म हो गए, थोड़ा तकलीफ हो गई, थोड़ी सी गैस की शिकायत हो गई, तो पोस्ट डायरियल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के फीचर्स भी एक एंटिटी है अपने आप में। ओके। तो इस तरह से, जैसा मैं समझ पाया हूं आपके प्रश्न को, कि छोटी आंत में नहीं पचने का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से कोई संबंध है कि नहीं, तो ये दो संबंध तो बहुत स्पष्ट है जो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आई थिंक वही है कि बॉडी का हर एक पार्ट अपना एक फंक्शन करने के लिए, और हर एक पार्ट कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है कि कैसे कौन सी बीमारी में या क्या। तो आई थिंक ओवरऑल यही है कि हमको एक अच्छा खाना खाना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें नहीं आए। राइट। आप ऐसा कोई और अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहेंगे कोई पेशेंट का, जहाँ पे कुछ समझ सकते हैं यूके का, क्योंकि आपने एक तो इंडिया का शेयर किया है, क्या यूके का कोई ऐसा है केस? जैसे कि हमने शुरू में कहा लक्षण के विषय में, कि लक्षण ओवरलैप करते हैं, जो भी बड़ी बीमारियां होती हैं ओवरलैप करते हैं, करेक्ट। उसमें धोखा होने का चांस रहता है, संभावना रहती है। हम सोच रहे हैं कुछ, निकल गया कुछ। तो जब धोखा होने की संभावना होती है तो दोनों तरह से धोखा हो सकता है। कोई बड़ी बीमारी हो, हमने उसे छोटा समझ लिया, और छोटी बीमारी हो, बड़ा समझ लिया। ऐसी संभावना दोनों साइड तरफ से हो सकती है। उसमें एक लक्षण की ओर मैं सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, चूंकि आप कह रहे हैं कि अंत में इट्स काइंड ऑफ मैसेजिंग, कि रक्तस्राव अगर होता है आंत से, तो उसको कभी भी, उसको ये सोच के कि हिंदुस्तानी जबान में कि ये तो बवासीर है या ये तो पाइल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध बार कुछ कॉन्स्टिपेशन हो गया होगा, यूं ही निकल गया होगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। वो खुद को डिनायल मोड में न जाए, बिल्कुल ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको बिल्कुल, अभी तो मेरी उम्र कम है, अभी कोई बड़ी बीमारी होने का चांस ऐसा कुछ खास नहीं है, इन सब से अपने दिल को समझाने की कोशिश न करें। अगर रक्तस्राव होता है उसे जरूर डॉक्टर से दिखा दें। लेट डॉक्टर से जांच करने के बाद कि आपको कुछ खास नहीं है, या ऐसा है या वैसा है या जो भी है, उसको कभी भी इग्नोर न करें। एक सिंपल समझने की बात है कि सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है बाउल स्क्रीनिंग टेस्ट में। उसमें क्या देखते हैं? स्टूल में देखते हैं कि छिपा हुआ एक खून का कोई छोटा सा माइक्रोस्कोपिक कतरा कहीं, जो कि आंख से नजर नहीं आ रहा है, और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बड़ी संख्या में यहाँ क्यूफिट टेस्ट जीपी सर्जरी में हो रहे हैं। बावल डिस्टर्बेंस होने पे करा के देखते हैं कि कोई माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ ब्लड कहीं नजर तो नहीं आ रहा है, ताकि हम ऐसे मरीज को खोज करके, ढूंढ करके हम उसको इन्वेस्टिगेट करें। और जहां साफ नजर आ रहा है ब्लड, खून नजर आ रहा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक अमाउंट के पीछे दौड़ रहे हैं, और साफ खून नजर आ रहा है, उसको हम दिल को समझा रहे हैं कि ये तो पाइल्स होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए उसको इग्नोर न करें, उसकी उपेक्षा न करें। वो भारत हो या यहाँ हो, उसे जरूर दिखला लें, और दिखलाने के बाद कुछ आता है तो इलाज करवाएं, नहीं आता है तो निश्चिंत हो जाए। अभी आपने एक वर्ड कहा, बाउल स्क्रीनिंग टेस्ट, क्या वो कोई भी इंसान जाके करवा सकता है जीपी से बात करके, या कोई सिम्टम्स के बाद ही वो टेस्ट होता है? देखिए, डॉक्टर के पास सिम्टम लेके जाएंगे, उचित समझेगा तो वो फिर उसमें एज नहीं आता है, उसमें सर्कमस्टांसेस नहीं आता है, वो दे विल जज कि इसको हमको कराना है कि नहीं कराना है। लेकिन एक सरकार का अपना एक अलग से प्रोग्राम है बाउल स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि जो कैंसर कोलन जो होता है, कोलोरेक्टल कैंसर, उसमें 4 स्टेज होते हैं। तो यदि कैंसर कोलन को पहले स्टेज में पकड़ लिया गया
तो 90% से ज्यादा चांस है कि आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। 95, 96 डिपेंड, थोड़ा फर्क पड़ जाता है इंस्टीट्यूशन हैंड टू हैंड वगैरह, लेकिन आप मान के चलिए कि आप ठीक हो जाएंगे। वही अगर आप स्टेज 4 में हैं तो फिर नहीं ठीक हो। यानी कि कैंसर कोलन में इलाज के सक्सेस का जो पैरामीटर है वो है कि आप किस स्टेज ऑफ डिजीज में इसको पकड़ते हैं। और यह बहुत जरूरी है कि किसी के बदन में अगर कैंसर कोलन फल फूल रहा है तो हम उसको समय रहते बहुत ही छोटे स्टेज में उसको हम पकड़ लें, ये बहुत जरूरी है। और यही रोल आता है बावल स्क्रीनिंग का, जो सरकार का प्रोग्राम है बावल स्क्रीनिंग टेस्ट। सरकार हर किसी को, एवरीबॉडी को हर 2 साल पे कोई आदमी जो 60 से 74 के बीच का है, सबको स्लाइड जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन जाता है, उसको बताया जाता है कि कैसे स्टूल को लगाना है, उसको कैसे भेजना है, फिर उसका रिपोर्ट आता है। और ये तो शुरुआत का था कि भाई 60 से 74, लेकिन सरकार की योजना है इसको खींच करके नीचे 50 तक ले चला जाए। तो अब उससे पहले वाले भी लोग को भी सरकार बुला रही है और उनको कब 54 साल के 55 साल को धीरे 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 करके इसको पूरी योजना है 50 तक ले जाने की, कि उसके ऊपर जितने लोग हैं उन सबों का एवरी 2 इयर्स बावल स्क्रीनिंग टेस्ट हो। अगर उसमें कुछ आता है तो फिर उसका कोलोनोस्कोपी या अदर जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाए। तो इसके चलते क्या हो रहे हैं, सिचुएशन क्या है कि हम लोग इस कैंसर कोलन को हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ पा रहे हैं। मतलब अगर आज की डेट में 60 to 74 एज है जहाँ पे बाउल, और उससे पहले भी, उसके पहले भी, लेकिन हाँ। अगर कोई 30 या 40s में है और अगर उसको कराना है तो उसके लिए दैट पर्सन हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द जीपी, कि वो अगर जीपी रिकमेंड करता है देन ओनली दैट पर्सन कैन गो फॉर दिस। तो वो स्क्रीनिंग नहीं कहलाएगा। इसलिए स्क्रीनिंग जो किया जाता है किसी भी डिजीज के लिए, कैंसर सर्विक्स के लिए हो, कैंसर बावल के लिए हो, किसी भी डिजीज के लिए स्क्रीनिंग शब्द का इस्तेमाल तभी होता है जब मरीज को कोई लक्षण नहीं, और तब अगर उसको टेस्ट करवाया जाता है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा स्क्रीनिंग। लेकिन जब मरीज को कोई लक्षण होता है तब वो जाता है, तो फिर वो स्क्रीनिंग नहीं कहलाया। वो तो आप लक्षण के लिए गए, वो तो आप इलाज कराने के लिए गए, तो वहां पर स्क्रीनिंग शब्द टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कोई जवान आदमी अगर जाएगा कि मुझे स्टूल टेस्ट कराना है ब्लड के लिए, तो डॉक्टर कहेगा क्यों कराना है, राइट है ना। तो उसको कोई लक्षण होगा तो फिर डॉक्टर करा के देखेगा कि ब्लड उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है या कुछ हो रहा है। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि अभी यंग, मतलब अभी तो ये आईबीएस होने का या कोई भी चीज का कोई एज नहीं है। इट कुड बी एट द एज ऑफ 40, इट कुड बी एट द एज ऑफ 50, 60, कोई भी हो सकता है। तो अगर किसी को बिफोर 50 हो रहा है जो कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसको क्या इनिशियल सिम्टम आएगा? क्योंकि बहुत बार पेट दर्द दे रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, हाँ ये नॉर्मल भी हो सकता है। आई अंडरस्टैंड कि कोई चीज फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो दैट कैन बी टेकन एज अ सिम्टम, बट एक होता है कि क्या चीज एज अ पेशेंट दिखेगा कि हाँ अच्छा ये लग रहा है तो मुझे जाना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि इसी बात की तो जरूरत है जानने की लोगों को कि कोई भी चेंज इन बावल हैबिट अगर होता है, जैसे अकेजनली वन ऑफ डायरिया तो किसी को हो सकता है, लेकिन कोई भी परसिस्टेंट अगर चेंज इन बावल हैबिट हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की दिशा में हो या डायरिया के दिशा में हो, आपका जो यूजुअल बावल का जो पैटर्न है उस पैटर्न में अगर परिवर्तन होता है और वह परसिस्टेंट रह जाता है कई हफ्तों तक, ठीक है, कहने को 6 हफ्ता वगैरह ये सब बुक में गाइडलाइन में है, उसको भूल जाए आप। अगर वो परसिस्टेंट रह जाता है कुछ दिनों तक तो उसको इग्नोर न करें, आप डॉक्टर के पास में जाए। चेंज इन बावल हैबिट, दैट नंबर 1। नंबर 2, परसिस्टेंट पेन अगर रहे उसको दिखाना है। रक्तस्राव, जैसा मैंने पहले कहा, ब्लीडिंग पर रेक्टम अगर होता है तो उसको तो बिल्कुल ही इग्नोर उसको नहीं करना है। भूख में अगर कमी लगना महसूस हो जाए, परसिस्टेंट रह जाए, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। वजन कम होने की का चांसेस अगर लग रहा है, किसी को लगे कि बिना किसी कारण के मेरा वजन गिर रहा है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन है, अब हम जिम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वजन गिर रहा है, वो तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन बिना किसी कारण के वजन कम हो रहा है, उसको दिखाना है। तो इन 4-5 चीजों को होता है। और अगर आपको पता चल गया कि मुझे अनीमिया है, या तो आपने किसी को ब्लड डोनेट करने गए या
किसी वजह से ब्लड टेस्ट हुआ, या वैसे भी आपका चेहरा लग रहा है कि सफेद मैं लग रहा हूँ, या आंख ऐसे नीचे करके देखा तो सफेद सफेद लग रहा है, अनीमिया लग रहा है, तो इन सारे चीजों को कभी इग्नोर न करें, डॉक्टर के यहाँ बिल्कुल जाएं, और आगे जो होता है फिर वो तो फिर आप सिस्टम में चले गए, सिस्टम विल टेक केयर ऑफ। यस, एक बार आप जीपी के पास, डॉक्टर के पास गए, तब तो फिर जो प्रोसेस है वो फॉलो। बट अगर आपने जो बोला ये सारे अगर सिम्टम हैं किसी के पास, सो दे शुड कंसल्ट देयर जीपी। एटलीस्ट उनको एज अ पेशेंट समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीजें अगर परसिस्टेंट हो रहे हैं तो इज वर्थ टू गो फॉर द चेकअप। काफ़ी कुछ हम लोग आज के पॉडकास्ट में करें, और डेफिनेटली एक ऑडियंस के लिए ये बहुत अच्छा नॉलेजेबल पॉडकास्ट रहेगा टू अंडरस्टैंड कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम, जो कि शायद उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते, हम समझते ही नहीं है क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन है, उसका इतना बड़ा रोल है और उससे रिलेटेड इतने सारे डिजीज और इश्यूज हो सकते हैं। थैंक यू सो मच आप टाइम देने के लिए और इतनी सारी नॉलेजेबल बातें एक लेमन लैंग्वेज में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका पॉडकास्ट सफल हो। मेरी ओर से मंगल कामना।